नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है खास कार्यक्रम अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई, जिसको लेकर लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी की आपसी खटपट के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मॉनसून ऑफर निकाल दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 100 लाओ सरकार बनाओ। हालांकि उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया है, लेकिन इसको अलग अलग नेताओं के साथ जोड़कर भी देखा जा रहा है। और आपको बता दें कि अखिलेश यादव का यह सोशल मीडिया पोस्ट जमकर इस वक्त वायरल हो रहा है और इसके साथ साथ वो लगातार सोशल मीडिया पर इस वक्त एक्टिव हैं। और क्या लिखा है, मॉनसून ऑफर, 100 लाओ सरकार बनाओ। हालांकि नाम इसमें किसी का उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं बहुत तेज हैं। इसके पहले भी अखिलेश यादव एक के बाद एक लगातार ट्वीट करते रहे हैं और सरकार पर, बीजेपी पर और उसकी अंदरूनी कलह पर जमकर कटाक्ष कर रहे हैं, तंज भी कस रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली से वापस लखनऊ लौट आए हैं। बता दें कि केशव मौर्य जब लखनऊ लौटे तब उनके चेहरे पर मुस्कान देखी गई। केशव मौर्य आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आए और सबसे बड़ा सवाल यही है कि केशव प्रसाद मौर्य के इस आत्मविश्वास के पीछे क्या वजह है। दिल्ली में पार्टी आलाकमान के साथ हुई उनकी मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि डिप्टी सीएम का कॉन्फिडेंस इस वक्त हाई बना हुआ है। तो आपको बता दें कि हम इन्हीं तस्वीरों की बात कर रहे हैं। देखिए, जब वो 2 दिनों तक दिल्ली में कई मुलाकातों के बाद वापस लौटे और इस दौरान जब वो कैमरे पर नजर आए तो उनके चेहरे पर एक स्माइल थी, मुस्कान थी। साथ ही साथ जो उनका बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस था वो भी काफी ज्यादा हाई नजर आ रहा है। अब इसको किस तरह से रीड किया जाए, किस तरह से क्या मायने इसके निकाले जाएं। दिल्ली में हुई जेपी नड्डा से मुलाकातों के दौरान क्या कुछ आश्वासन मिला है केशव प्रसाद मौर्य को, और आगे क्या कुछ यूपी की राजनीति में अब घटित होने जा रहा है बीजेपी संगठन में, इसको लेकर तमाम लोग अब जानना चाहते हैं कि दिल्ली में हुई बैठकों के बाद क्या कुछ होने जा रहा है। बहरहाल आपको बता दें कि एक तरफ बीजेपी में तमाम तरह की कवायदें चल रही हैं, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर नजर आया है बीते दिनों, और दूसरी तरफ बीजेपी में घट रहे इन घटनाक्रमों को लेकर जो ओपोजिशन पार्टियां हैं वो भी लगातार सवाल उठा रही हैं। तंज कसने का काम किया जा रहा है, चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे बात करें बीएसपी की, बात करें समाजवादी पार्टी की। तमाम दल इस वक्त हमलावर हैं बीजेपी के ऊपर। और लखनऊ से हमारे संवाददाता तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरे घटनाक्रम पर और ज्यादा ताजा जानकारी के साथ। तौकीर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली लौट आए हैं, दिल्ली से उन्हें क्या आश्वासन मिला है ये तमाम लोग जानना चाहते हैं। साथ ही साथ जो उनके चेहरे पर एक मुस्कान है और जो उनका कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज है ये क्या कुछ दर्शा रहा है। कुछ दिन के लिए सब लखनऊ आए हैं, इसके अलावा उनकी ज्यादातर जो उपस्थिति है वो दिल्ली में दर्ज की गई है। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि लगातार इस बात की चर्चा है कि एक बड़ा भूचाल उत्तर प्रदेश की राजनीति का आने वाला है। इस बीच कई ऐसे बयान उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, चाहे वो जौनपुर के विधायक हो, उन्होंने कहा कि बहुत बुरे हालात से उत्तर प्रदेश गुजर रहा है, यहाँ के हालात ठीक नहीं और 27 में सरकार नहीं पाएंगे। इसके अलावा पूर्व मंत्री मोती सिंह है, उन्होंने कहा कि इस हिसाब से बहुत बुरे हालात हैं और अधिकारी सुनते नहीं है, थानों के हालात बुरे हैं, तहसीलों में सुनवाई नहीं होती है, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती है। फिर इसके बाद एक एमएलसी है भाजपा के, उन्होंने भी कहा कि जो ये डिजिटल अटेंडेंस वाला मामला था उसको उन्होंने उठाया, लेटर लिखा कि इसको वापस लिया जाए। यानी कि सरकार के खिलाफ लगातार जो भाजपा के बागी विधायक हैं या नेता हैं वो लगातार आवाज उठा रहे हैं। इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य की एक बयान जो यहाँ पर बैठक हुई, भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हुए थे, उसमें उन्होंने कहा कि जो दर्द आपका है वही दर्द मेरा है और जो संगठन है वो सत्ता से बड़ा होता है। यानी कि उन्होंने सीधा मैसेज देने की कोशिश की जो उपेक्षा की बात जो की जा रही है कार्यकर्ताओं नेताओं की, वो बात सही है। इस पर उन्होंने मोहर लगाई और कहा भी कि संगठन बड़ा होता है
यहां से तस्वीर साफ हो रही थी कि शायद केशव प्रसाद मौर्य को वापस संगठन में जगह मिलने हो। कयास कई तरह के लगाए गए कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी दी जाएगी या फिर प्रदेश अध्यक्ष को क्यों नहीं मिलेगी। इस बीच चर्चा ये भी शुरू हो गई कि जब वो कल आनंदीबेन पटेल गवर्नर से मिलने गए तो वहां के बाद भी चर्चा होने शुरू हुई कि क्या मुख्यमंत्री का पद बदल जाएगा, चेहरा बदल जाएगा। चर्चाएं बहुत तरह की हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस बीच अब वो वापस आ चुके हैं। लेकिन अंदर खाने की खबर ये भी है कि शायद उन्हें वापस भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। इस बीच अखिलेश यादव भी लगातार उन पर ट्वीट कर रहे हैं और उनके ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य पर लगातार वो पहले भी हमले करते रहे, कभी उन्हें स्टूल बंदी दर्जा दिया, फिर आज उनके लगातार 2 ट्वीट आए। एक उन्होंने कहा कि लॉर्ड की बुद्धू घर को आए, फिर एक उन्होंने ट्वीट किया कि 100 लाओ सरकार बनाओ। यानी कि जो अंदर खाने में भाजपा में चल रहा है, मजा ले रहा है विपक्ष भी। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव इस बात को फिर दोहराते नजर आए हैं कि 100 लाओ सरकार बनाओ। ये इन्होंने चुनाव से पहले भी इस तरह के ट्वीट किए थे और दावे किए थे, और एक बार फिर वो जब उठापटक मची हुई है भारतीय जनता पार्टी में तो इस तरह के ट्वीट आ रहे हैं। एक बयान और आपको दिलाना होगा, इस बीच केजरीवाल भी जब अभी इलेक्शन कैंपेन में जेल से बाहर आए थे और लखनऊ समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे थे, उन्होंने भी एक बयान दिया था और कहा था कि समाज जैसे ही लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे, चाहे वो भाजपा के फेवर में हो या अगेंस्ट हो, दोनों ही मसलों पर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाएगा। इस तरह के बयानबाजी के बाद इस बात की चर्चाएं और होने लगी कि क्या अंदर खाने में चल रहा है। फिलहाल अखिलेश यादव के आज ट्वीट पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी जवाब दिया है और कहा है कि वो अपनी पार्टी का ख्याल रखें, सत्ता और संगठन दोनों मजबूत है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के बारे में एक बात और भी मानी जा रही है कि कल एक चर्चा ये भी थी कि भूपेन्द्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी और उस कुर्सी पर केशव प्रसाद मौर्य को बैठाने की प्रयास चल रहे हैं। इस तरह की चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है, लेकिन परिणाम क्या होंगे अभी तक कोई भी नेता बिल्कुल तो फिर आगे क्या होगा ये तो अभी सिर्फ कयासबाजी है। चर्चाओं का बाजार इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गर्म बना हुआ है। लेकिन तौकीर एक और चीज जो इस वक्त सुर्खियों में है वो ये भी है कि 2 दिनों तक केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में रहे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी मुलाकात जरूर हुई, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी से किसी तरह की उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। यह बात भी बहुत ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई। इसके पीछे क्या कारण नजर आता है? देखिए, मैंने आपको बताया कि लोकसभा 2024 के चुनाव के बाद से ही केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली डटे हुए हैं। वो बीच कुछ दिल्ली से लखनऊ आते हैं, यानी कुछ घंटों के लिए या फिर एक दिन के लिए वापस दिल्ली चले जाते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ चर्चा जरूर है, कुछ ना कुछ अंदर खाने में सब जरूर रहा है। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर पहले भी कई तरह की चर्चाएं हुई हैं। पीएम को बदलने को लेकर लगातार 2024 के चुनाव के परिणामों के बाद से चर्चा है कि मुख्यमंत्री बदला जा सकता है उत्तर प्रदेश का, लेकिन ये चर्चाएं हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर आप देखें तो उनकी जो वर्किंग स्टाइल है उसमें 1 रुपए की भी तब्दीली नहीं है, कहीं से भी कोई बदलाव नहीं है। चुनाव के परिणाम जो भी हो, वो कल भी बैठक कर रहे थे। जो विधायक हैं और जो जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, 13 ऐसे मंत्री हैं जिनको ड्यूटी लगाई गई है 10 विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव होने, वहां पर वो कल भी बैठक कर रहे थे, उनको दिशा निर्देश दे रहे थे। फ्लड को लेकर जो बाढ़ क्षेत्र जहां पर ग्रसित है वहां को लेकर वो बैठक करते नजर आ रहे थे। इसके अलावा जो समीक्षाएं चल रही हैं, चाहे वो पंतनगर का मामला हो लखनऊ का, जहां पर तोड़ने की बात आ रही थी, कल उन्होंने परसों वो वहां के लोगों से मिले, उसका निर्णय लिया गया कि वहां पर कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जाएगी और जो लाल निशान लगाए गए थे उस पर अधिकारियों पर अब कार्रवाई भी करेंगे। यानी कि जो सीएम का काम है वो पूरी तरह से निभा रहे हैं और वैसे ही वो पूरी तरह से सक्रिय हैं अपने सीएम पद पर। और इसके अलावा कल जो आनंदीबेन पटेल से उनकी मुलाकात हुई उसको लेकर भी चर्चा थी कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो भी बताया जा रहा है कि मानसून सत्र शुरू होने वाला है, उसको लेकर वो बातचीत करने गए थे। फिलहाल देखिए, कयास बहुत लगाए जा रहे हैं, विपक्ष भी इस कयासों के बाजार में अपनी रोटियां सेक रहा है, लेकिन नतीजे क्या होंगे, क्या सच में कुछ बदलाव होने वाले हैं, इसको लेकर सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल भी कुछ नहीं रहे हैं। ना तो वो इन बातों का विरोध कर रहे हैं, अखिलेश यादव को ट्वीट कर लेकर ना सेंट्रल से ना स्टेट लेवल से कोई विपक्ष की तरफ, सत्ता की तरफ से कोई जवाब भी नहीं दिया गया। यानी कि जो चर्चाएं हो रही हैं, ये चर्चाएं होने भी दी जा रही हैं, वरना बड़े नेता आकर कह सकते थे कि ये तो कयासबाजी का दौर बंद होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो किस तरह की जानकारी है, जैसे जो मुलाकातें अभी दिल्ली में हुई हैं, आगे को लेकर क्या जानकारी, क्या और भी बैठकों का दौर दिल्ली और लखनऊ के बीच नजर आने वाला है? और देखिए, जिस तरह के परिणाम उत्तर प्रदेश में आए हैं उसके बाद से कई तरह की कमेटियां गठित हुई हैं, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे सबने अपनी अपनी समीक्षाएं की हैं।
उस समीक्षा में बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर नेताओं की जो सुनवाई ना होना, यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो उपेक्षित महसूस कर रहा है और थानों और तहसीलों में यानी कि एकदम ग्रास रूट लेवल पे उनकी बात की सुनवाई नहीं है, उनकी अवहेलना होती है, उनको सम्मान नहीं मिलता है। इस बात की चर्चा हर नेता करता है और ये बहुत बड़ी वजह है और इसके एलिगेशन कई बड़े नेता लगा चुके हैं अपनी बैठकों में भी, समीक्षा रिपोर्ट में भी इस तरह को सौंपा गया है। तो इसलिए कयास और ज्यादा लगाए जाते हैं कि जो रिजल्ट आए हैं आने वाले चुनाव में। और उसके बाद जैसा से मैंने कहा कि राकेश मिश्रा जो जौनपुर के विधायक है मौजूदा, उन्होंने कहा कि 2027 हम सरकार नहीं बना पाएंगे अगर जिस पैटर्न पे काम करेंगे। तो ये तो थे और अगर इसको बदलाव के तौर पर देखा जाए तो इसीलिए क्या ज्यादा भी लग रहा है कि क्या ये नेता किसी पीछे से बैकडोर से कोई ऐसा मैसेज मिलने के बाद इस तरह का बयान दे रहे हैं या खुद की इनकी सोच है, ये भी सवाल खड़े होने लगे। लेकिन अगर बदलाव होता है तो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर ज्यादा संभावनाएं हैं कि भूपेन्द्र चौधरी की जगह केशव प्रसाद मौर्य को ये कुर्सी सौंपी। बिल्कुल तौकीर, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर जारी है। बैठकों के साथ साथ बयानबाजी से भी जो राजनीतिक पारा है वो इस वक्त प्रदेश का हाई बना हुआ है और यही कारण है कि बीजेपी में घट रहे घटनाक्रम को लेकर ओपोजिशन पार्टीज भी लगातार सवाल भी उठा रही हैं और तंज कसने का काम भी किया जा रहा है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया तौकीर इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। उधर आपको बता दें अखिलेश यादव का मॉनसून ऑफर वाले ट्वीट को लेकर सियासी पारा हाई है, जिसके बाद लगातार कई नेताओं और मंत्रियों के भी बयान सामने आए हैं। सुनिए। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो टूट फूट चल रही है, टूट फूट के कारण से अखिलेश जी ने ये निर्णय लिया है और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आपस की लड़ाइयों में ख़त्म हो रही है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ और भी स्थिति खराब होने वाली, क्योंकि इनके यहाँ कई गुट बन गए। अब कोई केशव मौर्य के पक्ष में बयान दे रहा है, कोई योगी जी के पक्ष में बयान दे रहा है, तमाम आपसी मतभेद सामने आ रहे हैं। तो अखिलेश जी ने निर्णय लिया है और निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि वो उस पर खड़े रहेंगे। देखिए, ये कोई तकरार नहीं है, इसे बनाया जा रहा विपक्ष के द्वारा मुद्दा बनाया जा रहा, लेकिन क्योंकि लोग भटक जाएं अपने उस जो 8,500 रुपये देना था, 1 लाख रुपए का देना था और जो भारत का संविधान बदल जाएगा आरक्षण का जो जिस तरीके का नैरेटिव था उससे लोग भ्रमित हो जाए, उससे लोग जो है निगाह हट जाए। इसके वजह से तरह तरह कहीं कोई दरार नहीं है, सब ठीक है। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए काम कर रहे हैं तो मिलजुल के काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश कैंप में हलचलें तेज हैं। बता दें कि 24 के चुनाव के नतीजों पर भाजपा आलाकमान यूपी की इंटरनल रिपोर्ट पर चर्चा भी की गई है और सूत्रों के अनुसार यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों पर यूपी की 80 सीटों पर पार्टी के 40,000 कार्यकर्ताओं से बातचीत और फीडबैक के आधार पर 15 पेज की रिपोर्ट तैयार की और पिछले 2 दिनों में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के चीफ जेपी नड्डा से मुलाकात कर फीडबैक की रिपोर्ट सौंपकर चर्चा भी की है। प्रदेश में अधिकारियों और प्रशासन की मनमानी रिपोर्ट में कारण बताया गया है। खराब प्रदर्शन के पीछे सरकार के प्रति पार्टी कार्यकर्ताओं का असंतोष दूसरा कारण है। पिछले 6 साल लगातार सरकारी नौकरियां पेपर लीक होना ये एक प्रमुख कारण रहा। राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में संविदा कर्मियों को भर्ती सामान्य वर्ग के लोगों के प्राथमिकता मिलने से विपक्ष के आरक्षण खत्म करने जैसे मुद्दों को बल मिला। राजपूत समाज की पार्टी से नाराजगी भी कारण बताया गया। खराब परफॉर्मेंस के लिए संविधान बदलने पर पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए बयान से भी नुकसान पहुंचा। जल्द ही टिकट वितरण कारण 6 से 7वें चरण के मतदान तक कार्यकर्ताओं में असंतोष। सरकारी अधिकारियों में ओल्ड पेंशन मुद्दा हावी रहा है। अग्निवीर इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बनकर साबित हुआ है। इसी तरह से पार्टी का मानना है कि निचले स्तर पर चुनावी अधिकारियों के द्वारा बीजेपी के कोर मतदाताओं का वोटर लिस्ट में नाम काटा गया। पार्टी की रिपोर्ट में कहा गया है लगभग सभी सीटों पर 30,000 से 40,000 पार्टी के कोर वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने एक बार फिर अपनी छापेमार कार्रवाई से प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे में व्याप्त खामियों को उजागर कर दिया। उन्होंने आज सुबह सुबह रायबरेली के बछरावा सीएचसी और फतेहपुर के जिला अस्पताल में छापा मार दिया।
और इस बीच उन्होंने चेहरे पर मास्क लगाकर पहले अस्पताल में व्याप्त खामियों को देखा और इसके बाद जिम्मेदारों की क्लास भी लगाई। बता दें कि उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक इन दिनों सरकारी अस्पतालों में अचानक ही पहुंच जा रहे हैं। लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल से शुरू हुआ यह सफर अब दूसरे जिलों तक भी पहुंच गया है। और आपको इस बीच एक बड़ी जानकारी से अपडेट करा दें जो सामने आ रही है। लखनऊ से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने किस तरह का कार्यक्रम उनका आगामी दिनों को लेकर है। चिन्हित में वृक्षारोपण कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। इंद्रप्रस्थ नगर, पंत नगर के लोगों से भी मिलेंगे। बसंत कुंज में अकबर नगर के विस्थापितों से भी वो मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता अवधेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं और इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अवधेश पांडे जी जुड़ गए हैं। अवधेश पांडे जी, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। अवधेश पांडे जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी मैं सुन रहा हूं आपको। अवधेश पांडे जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय विस्थापितों से मुलाकात कर रहे हैं, पंत नगर में जाकर आज लोगों से बात करेंगे, उनके इस कार्यक्रम को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार संवेदनशील सरकार है और सरकार ने स्वयं संज्ञान लेकर के जो लखनऊ के ऐसे विस्थापित लोग हैं और जिनके पास वैध कागजात है और उनके खिलाफ जो संभावित कार्रवाई थी, जो भ्रम फैलाया गया था, उसको उन्होंने स्वतः दूर किया है और अफसरों को निर्देशित भी किया है कि जो वहां पर भ्रम की स्थिति है वहां जाकर के वो लोगों में समझाने बुझाने का काम करें और कोई एक भी व्यक्ति का घर तब तक नहीं गिरेगा जब तक उसको किसी दूसरे तरह की व्यवस्था नहीं हो जाती। विस्थापितों का घर कोई गिराया नहीं जाएगा, कहीं किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की संवेदनशील सरकार की ये प्राथमिकता है। दूसरे दल के लोग इसको पॉलिटिकल टूर के रूप में ले रहे हैं, जा करके लोगों को उकसाना भड़काना इस प्रकार की का कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन जनता असलियत जानती है। योगी जी की उत्तर प्रदेश की सरकार में सब लोग सुरक्षित हैं और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो संवेदनशील सरकार है। बिल्कुल अवधेश पांडे जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस पूरी बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि विस्थापितों से मुलाकात करेंगे, अलग अलग इलाकों में जाकर अकबर नगर के विस्थापितों से मिलेंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। उधर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जनता को डराकर, भय का माहौल बनाकर चुनाव जीतने की मंशा से उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने 3-3 मंत्रियों को एक-एक विधानसभा का प्रभारी बना दिया है, क्योंकि जनता यूपी चुनाव में बीजेपी को हराने का मन बना चुकी है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरें। अलीगढ़ में डीएम ने तहसीलदार अतरौली को किया निलंबित, नगर मजिस्ट्रेट करेंगे विभागीय जांच, भ्रष्टाचार और कदाचार का मामला है निलंबित। संत कबीर नगर में हाई टेंशन तार की चपेट में आए ताजियादार लोग, 1 की मौत 3 झुलसे। महोबा में जयपाल हत्याकांड का दूसरा अभियुक्त गिरफ्तार, दोस्त के साथ मिलकर की थी जयपाल की हत्या, अवैध तमंचा कारतूस बरामद हुआ। लखनऊ में 2 पक्षों में मारपीट, जमीनी विवाद के चलते चले लात घूंसे, बीच बचाव करने मौके पर पहुंची पुलिस, वीडियो वायरल। कन्नौज में ताजिया जुलूस देखने के दौरान छज्जा गिरने से मची भगदड़, 1 बच्चे की दबकर मौत, 14 लोग हुए घायल। बहराइच में ताजिया निकालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद, तहसील प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप, मौके पर पहुंची पुलिस, मामला शांत कराया। बुलंदशहर में सौतेले पिता ने बेटी को जिंदा जलाया, पीड़िता का अस्पताल में इलाज जारी, परिजनों ने दर्ज कराई एफआईआर, आरोपी गिरफ्तार।
मैनपुरी में बंद बोरे में मिला नवजात का शव, नदी के पुल के पास शव मिलने से इलाके में हड़कंप। फर्रुखाबाद में टेम्पो ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, ई रिक्शा सवार महिला गंभीर रूप से घायल, मौके पर पहुंची पुलिस। कानपुर में फैक्ट्री कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, परिजनों ने फैक्ट्री के बाहर शव रखकर किया प्रदर्शन, फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जनता टीवी।